हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे थे और राजनीतिक विज्ञान में बात करते हुए हमने भाग 1 देख रहे थे और भाग 1 में हमने आप लोग से वादा किया था कि हम इसके बाद ही क्या करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जितना भी बना उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम विशेष रूप से भारत के राष्ट्र निर्माण और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बातचीत करेंगे। राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में हम विशेषकर आज देखेंगे कि भारत जिसमें आज़ाद हुआ था, आप ये जो मानचित्र देख रहे हैं भारत का, ये अभी तो आपको ये साधारण सी लग रही होगी, लेकिन इसको बनाने में बहुत सारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का इसमें योगदान रहा है। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी इसमें योगदान रहा है। तो उसका भी योगदान हम देखते हुए चलेंगे कि ये जो भारत राष्ट्र है इसके निर्माण के पीछे क्या क्या समस्याएं आई और उसका निदान किस प्रकार हमारे राजनेताओं ने किया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसी बातचीत के दौरान हम हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार भाषाई आधार ही क्यों चुना गया और अन्य आधार क्या था, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि शुरुआती क्षणों में इसको क्यों नहीं माना गया, बाद में क्यों माना गया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरुआती आप समझ गए हैं कि हम क्या करेंगे, राष्ट्र निर्माण से लेकर और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बातचीत करेंगे। इसी के साथ आपका भाग 1 समाप्त हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका योगदान के साथ साथ एक सिविल सेवक बीपी मेनन का भी उनके सहयोगी के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ साथ में उस समय के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसका भी कुछ न कुछ योगदान जरूर रहा था। जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे तो उसका तो 2 भागों में विभाजन हो ही रहा था, जिसके बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि 3 जून 1947 का जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, उस योजना के तहत भारत का 2 भाग यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन होना था, जिसका आधार था धर्म। यानी पाकिस्तान में धार्मिक बहुलता के आधार पर मुस्लिम जो बहुलता वाले क्षेत्र थे उसको पाकिस्तान को दिए जाना था और जो हिंदू बहुल वाले क्षेत्र थे उसको हिंदुस्तान के पास रखना था। इस तहत में क्या था कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को पाकिस्तान के रूप में मिलना था और बीच में क्या था कि पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में, साथ में असम के सिलहट जिला को पाकिस्तान में शामिल करना था। यहाँ पाकिस्तान में 2 भाग बन रहा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बन रहा था। तो यहाँ थी कि रियासतों का विलय कैसा किया जाए। जो ब्रिटिश शासन था उससे तो आज़ाद हो ही रही थी और साथ में जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी तो उस समय ये घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश भारत के साथ साथ वो रियासत भी आज़ाद हैं जो पहले क्या थे कि ब्रिटिश के अधीन थे, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन थे और वो भी स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या चाहे स्वतंत्र रह सकते हैं। ये जो स्वतंत्र होने की बात जब कही गई तो बहुत सारे रियासत चाहते थे कि हम स्वतंत्र हुए, कुछ रियासत ना चाहते हुए भी चाहते थे पाकिस्तान के साथ मिल जाए और अधिकतर रियासतों ने भारत के साथ विलय किया। इसमें कठिनाई थी कि जो शासक थे, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम थी और शासक हिंदू था। जूनागढ़, हैदराबाद की बात किया जाए तो वहाँ अधिकतर जनता हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। तो ये सिचुएशन जो भारतीय राष्ट्र निर्माण में बन रहा था कि जैसे शुरू में क्या हुआ कि जो केरल राज आप देख रहे हैं, तिरुवनाकोर जो एक राज था, वो क्या किया कि सबसे पहले अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और उसी के लगे यानी उस समय भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। 3 जून को जो घोषणा हुई थी उसके तहत क्या कहा गया था कि 15 अगस्त तक क्या किया जाएगा कि भारत को आज़ाद यानी स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और इसी के तहत क्या हुआ कि राज्य विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राज्य विलय की प्रक्रिया में जो रियासत और प्रांतीय मामले का जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्हीं को यह काम सौंपा गया कि आप रियासतों का विलय भारत में करवाइए।
उस समय लगभग 565 रियासतें थीं और 565 रियासतों ने कुछ, जैसे हैदराबाद की बात कर दिया जाए, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक भारत या पाकिस्तान में विलय कर लिया। उसमें कुछ जैसे राजपूताना आप देख रहे हैं कि ये जो राजस्थान का आप भाग देख रहे हैं, ये इसमें बहुत सारा शासन था। इसमें ये जो राजपूताना का ही पूरा शासन था। इधर भोपाल हो गया, यहाँ ये जो आप गुजरात के नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये गुजरात के नीचे वाला भाग, यहाँ जूनागढ़ का शासन था। ये तो छोटा रियासतें था। उसके बाद हैदराबाद आप देख रहे हैं, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ का इलाका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका लेकर, आंध्र प्रदेश का इलाका लेकर ये जो वाला राज्य था, ये था हैदराबाद। जम्मू कश्मीर तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग था। यहाँ था तिरुवनाकोर जो था, ये केरल के पास, जिसको बाद में केरल राज्य में समाहित कर लिया गया। तो मुख्य रूप से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया। ये तीनों के पीछे फंसने का बहुत बड़ा रीज़न यही था कि जो पाकिस्तान के हिमायती थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर क्या करे, कि वो जब भी सपना देखें पाकिस्तान का, वो चाहते थे जम्मू कश्मीर क्या हो, कि पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन पाकिस्तान में शामिल होगा कैसे, इसके लिए उनका जो प्रयास रहा वो हम जम्मू कश्मीर वाली घटना में बताएंगे। तब तक ये दोनों को घटना के बारे में, यहाँ जो जनता थी जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में जनता जो थी वो लगभग 80% मुस्लिम जनता थी। और मुस्लिम जनता, और शासक का नाम था हरि सिंह, वो हिंदू शासक था। अगर जनमत संग्रह की बात अगर किया जाए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जो रियासतों का मामला है वो रियासत का शासक ही देखें, और रियासत के शासक जो जैसा कह दे, जिस तरफ विलय चाहते हैं उस तरफ जाके विलय कर सकते हैं। लेकिन भारत में जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि वहाँ की जनता तय करे कि वो किस भाग का शासन बनना चाहते हैं, वो भारत का शासन में अधीन रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के शासन के अधीन रहना चाहते हैं। तो ये मामला जो फंस रहा था बीच में, तो इसी के तहत क्या हुआ कि अब जनता की बात जैसे ही हो गई, तो जनता की बात जैसे ही होगी तो यहाँ 80% मुस्लिम है, और जनमत संग्रह कराया जाए तो ऐसे भी मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो ही जाएगा। तो इसके लिए कैसे हम क्या करें कि जनमत संग्रह पर लाएं, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि जूनागढ़ और हैदराबाद को तैयार किया पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। अब बताइए कि ये हैदराबाद ये कहाँ से आएगा, ये चारों तरफ से लगभग भारत से घिरा हुआ स्टेट था। और जूनागढ़ ये देखिए यहाँ गुजरात वाला भाग में है, जूनागढ़ रियासत, ये भी चाहता था हम पाकिस्तान में मिल जाए। ये संभव होने वाला नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं। आप देख रहे हैं कि ये जो था जूनागढ़ का मामला, तो तत्कालिक क्या हुआ कि उसी समय मतलब कि जनताओं के द्वारा विद्रोह होने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के बाद क्या हुआ कि जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद की मामला जैसे ही आई, तो हैदराबाद की मामला जिस समय आई थी, तो ये यानी आज़ादी, उस समय भारत आज़ाद हो गए थे, और भारत आज़ाद हुए थे तो ऐसे थोड़ी आज़ाद हो गई। आज़ादी के समय इतना ज़्यादा त्रासदी भारत में हुआ, धार्मिक दंगे हुए। आप शायद 2 मूवी जो है बॉलीवुड ने बनाया है, एक गदर, आप देखें गदर एक प्रेम कथा जो सनी देओल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, और एक गरम हवाएं। ये दोनों जो फिल्म है ये खास करके विभाजन को दर्शाते हुए बनाया गया है। आप उसमें देखिएगा कि विभाजन के समय इतना ज़्यादा त्रासदी हुआ था, और ख़ास करके इधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, कोलकाता वाले यानी यहाँ बांग्लादेश के क्षेत्र में, और इधर पंजाब के क्षेत्र में, ये इतना क्षेत्र में आप बात करते हैं पंजाब के क्षेत्र में खास करके, तो पंजाब के क्षेत्र में, और यहाँ इधर हो गया पश्चिमी पंजाब था, इधर पूर्वी पंजाब था, तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र को मालूम ही नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। और जब रेखाएं खींची जाने लगी तो क्या हुआ कि इस तरफ से व्यक्ति इधर आने लगे और इस तरफ से व्यक्ति उधर जाने लगे। जो गैर मुस्लिम वासी थे वो बांग्लादेश से भागकर इस तरफ आने लगे, इधर से भी गैर मुस्लिम जितना भी थे संप्रदाय के व्यक्ति थे वो भागकर
पंजाब की तरफ आने लगे, भारत की तरफ आने लगे और अपना घर बार छोड़कर वो इस तरह भागते आ गए और इधर से जो मुस्लिम थे वो भागकर पाकिस्तान जा रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय कैसी त्रासदी होगी जो अपनी पूरी तरह से संपत्ति को छोड़कर, और गैर सांप्रदायिक दंगे इतना ज़्यादा हुए कि इधर इस क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उस तरफ खास करके गैर मुस्लिम जनता जाना नहीं चाहती थी, और जिस तरफ हिंदू क्षेत्र था उस तरफ मुस्लिम वाले जनता नहीं जाना चाहती थी। ये सांप्रदायिक दंगा इतना ज़्यादा हुआ कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहे थे वहाँ इस समय पश्चिम बंगाल की तरफ यानी कोलकाता में बहुत सारा सांप्रदायिक दंगा हुआ और महात्मा गांधी यहाँ की यात्रा पर थे। उस समय कोलकाता में थे, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। बाकी नेताओं तो सिचुएशन उतना देखा नहीं कि क्या हो रहा है, त्रासदी सच में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी देखे थे और महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बने। इसके चलते क्या होता कि जो ऐसा मानते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए वो महात्मा गांधी से प्रायः खपा रहते थे और उनको जान से मारने की बहुत बार कोशिश भी की गई, तब पर भी उन्होंने सैन्य सहयोग नहीं लिया। उसके बाद अंतिम में आप देखते हैं कि एक अतिवादी का शिकार होते हुए नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो नाथूराम गोडसे का कथन यही था कि वो एक हिंदू राष्ट्र क्यों न होने दिया गया भारत को, इसको पंथ निरपेक्ष राष्ट्र क्यों रखा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रखने के पीछे बहुत सारा तर्क है। आप पंथ निरपेक्ष अगर चाहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं तो बहुत सारा आप क्षेत्र देख रहे हैं वो भारत से गायब आपको नज़र मिलता। इसलिए एक आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बैठे बैठे अभी कह सकते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए कि एक हिंदू राष्ट्र बना लेना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इतना ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए और कुछ नेताओं के शासन के चलते ऐसा हुआ, या ऐसा कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के वजह से दो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पहले तो एक ही साथ रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अभी आप सरदार भगत सिंह की बात कर रहे हैं, सरदार भगत सिंह भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अभी की बात अभी वर्तमान के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में उनका जन्म गृह है, वहाँ पड़ता है, लेकिन तब पर भी सरदार भगत सिंह को मानते हैं। लेकिन जब आज़ादी के समय हम लोग साथ थे तो आज हम विभाजन को क्यों देख रहे हैं। तो इतना ज़्यादा त्रासदी उस समय हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी ने 55 करोड़ की मांग भारत सरकार से पाकिस्तान को देने के लिए कहा था कि क्योंकि यहाँ से नागरिक ही भागकर यहाँ के संपत्ति को छोड़कर उधर गया था और उधर से संपत्ति को छोड़कर यहाँ आया था। लेकिन वित्तीय मामले का जो देख रेख था वो लगभग दिल्ली में था, कोलकाता में था ना, कोलकाता उस समय राजधानी हुआ करती थी। तो इसलिए पाकिस्तान को कुछ रुपये देने की बात महात्मा गांधी करते थे, क्योंकि उस समय वो भी उसका अपना ही संतान जैसा लग रहा था। अगर आपको ये भी करने में तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, यह ऐसा मान लीजिए कि एक आप दो लड़के के पिता हैं और क्या हुआ कि एक लड़का आपका निकम्मा निकल गया। मैं निकम्मा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप एक पिता के रूप में आप दोनों लड़कों को ध्यान, अगर लड़ाई भी कर लेगा तब पर भी आप दोनों लड़कों को ध्यान रखना चाहेंगे। अगर एक नौकरी नहीं भी करता है, अगर एक नौकरी कर रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि उस लड़का को मना के कुछ रुपया दिलाने के काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो खैर उस बात को छोड़िए, क्योंकि वो विवादास्पद मुद्दा हो जाता है, खास करके हमारे समाज में जो अतिवादी को मानते हैं। और एक विद्यार्थी के रूप में आपको ये जानना जरूरी है कि आप किसी भी एक मत के पीछे नहीं जा सकते हैं। किसी एक मत के पीछे जाने के बाद आप आंसर राइटिंग सही से नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए दोनों पक्ष को लेते हुए चलते हैं। तो हैदराबाद में क्या हुआ कि हैदराबाद ने क्या किया कि सितंबर 1947 में इन्होंने क्या किया कि 1 साल का समय मांग लिया। 1 साल का समय मांगने के बाद कहा कि 1 साल तक हमें सोचने दीजिए कि हमें क्या करना है। उसमें हैदराबाद का शासक जो था वो निजाम कहलाता था। लेकिन साल पूर्ते पूर्ते क्या हुआ कि यहाँ एक मुस्लिम संगठन बनाया गया जिसको राजाकार कहा गया। राजाकार समूह के द्वारा क्या हुआ कि गैर मुस्लिम संप्रदाय जितना भी व्यक्ति थे
उसकी हत्या की जाने लगी, उसकी रेप बलात्कार पे उतारू हो गए। और जब ऐसा केंद्र सरकार को पता चला और ख़ास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि यहाँ एक ऑपरेशन भेज दी, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूछे बिना। और क्या हुआ, लगभग 3 दिन लगे इसको खाली कराने में हैदराबाद के राजाकार समूह के व्यक्तियों से, और बहुत सारे इसमें हत्याएं हुई। तो उस हत्या के दौरान जब ख़त्म हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह मामला गया, तो ऐसा बोला गया कि एक पुलिस कार्रवाई थी जो आंतरिक मामलों में जो उग्रवादी थे, ऐसे आतंकवादी इसको नहीं कहा जा सकता, इसको उग्रवादी कहा जाता है, कि सशस्त्र विद्रोह पर उतारू हो गए थे। तो उग्रवादी संगठन के द्वारा ऐसा किया गया था, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई की गई, और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। यहाँ तो जनमत संग्रह हो गया, यहाँ ऑपरेशन पोलो हो गया। अब देखते हैं हम जम्मू कश्मीर की कहानी। तो जम्मू कश्मीर की बात जब आती है तो ये अक्टूबर का मंथ आप कह सकते हैं कि अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, तब तक वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और ख़ास करके वह चाहते थे कि वो स्वतंत्र ही रहे। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, वो चाहते थे कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और आप पाकिस्तान में भी शामिल हो जाइएगा तो उसमें हमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ख़ास करके लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जब जम्मू कश्मीर वो गए तो उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान में अगर शामिल हो जाते हैं तब पर भी भारत के तरफ से कोई आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और पेज पर जो हरि सिंह थे, उनका कहना था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ एक हिंदू राजा तो चल नहीं सकता है। अगर भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास दोस्त एक थे शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे कश्मीर घाटी में, जम्मू लद्दाख में नहीं, कश्मीर घाटी, जिसको गुलाम कश्मीर अभी इतना दूर का भाग कह सकते हैं, कश्मीर घाटी में खास करके वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इतना ज़्यादा प्रसिद्धि था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना तो ज़रूर लग गया था कि जब अगर जनमत संग्रह उस समय कराया जाएगा तो क्या होगा कि अधिकतर मत जो है वो भारत के पक्ष में गिरेगा। तो इतना ही बात हो ही रही थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन चाहते थे कि जनमत संग्रह ही हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि जनमत संग्रह हो। उस समय उनका मानना था कि सिर्फ यही कि जनता अधिकतर मुस्लिम है, इसलिए ये राज हमें दिया जाए। वो जनमत संग्रह के लिए उतारू नहीं थे, और इसलिए उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद की मामला उठाया था कि ये दोनों, अगर यहाँ का राजा हिंदू है तो इसमें शामिल होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ के राजा मुस्लिम है, यहाँ का भी राजा मुस्लिम है। यहाँ राजा निज़ाम कहलाता था, यहाँ था मोहब्बत खान नाम का शासक था। तो दोनों मुस्लिम थे लेकिन शासक जनता हिंदू था। तो ये भी चाहते थे कि ये शासक हमारे साथ विलय करेगा। अगर यहाँ विलय नहीं है, हिंदू शासक हो, जनता अधिक मुस्लिम है लेकिन हिंदू शासक होने के बावजूद ये भारत में शामिल हो रहा है, तो क्या होगा कि हम भी यहाँ मुस्लिम शासक है तो हमें भी इसको पाकिस्तान में शामिल कराना होगा। तो यहाँ तो जनमत संग्रह से हो गया, यहाँ तो ये तो जम्मू कश्मीर के लगभग उसी के बीच की कहानी है। तो क्या हुआ कि जब ये बात नहीं बन पाई तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना का जो सेनापति था उसका नाम अकबर खान था। अकबर खान को कहने के बाद अकबर खान ने क्या किया कि पाकिस्तान के उत्तरी समूह, आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम यानी अफगानिस्तान के पास के कुछ कबाली का अर्थ होता है जो घुमंती, अभी भी आप जो अफगानिस्तान पे जो शासन किया है, जो वर्तमान में अभी अफगानिस्तान पे शासन किया है, वो कबायली समूह के द्वारा ही किया गया था। और वहाँ के कबायली समूह बहुत ज़्यादा नामी है। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि वहाँ के कबायली समूह के बारे में, बाद में जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक ये जानते हैं कि वहाँ के कबायली समूह को क्या किया कि बहुत सारे ट्रकों के माध्यम से, यहाँ तो कहा गया कि क्या कि यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है तो इसलिए हमें सेना भेजना चाहिए, पाकिस्तान के द्वारा कहा गया। लेकिन जब, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय चालाकी की और अच्छा ही किया कि भारत का सैन्य संगठन का कमांडेंट और
पाकिस्तान के सैन्य संगठन का कमांडेंट, दोनों अंग्रेज अधिकारी ही थे। और उस समय सैन्य कमांडेंट का अधिकार जो है अंग्रेज अपने खुद पास में रखा हुआ था, सैन्य अधिकार अपने पास में रखा हुआ था, वो भारत और पाकिस्तान में किसी को नहीं दिया नहीं गया था। तो क्या हुआ, कबायली समूह के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ आक्रमण कर दिया गया जम्मू कश्मीर वाले भाग पे। जम्मू कश्मीर वाले भाग पर जब आक्रमण किया गया तब तक भी राजा श्योर नहीं हो पाए थे, वो भी तब तक चाहते थे कि भारत या पाकिस्तान के साथ नहीं मिलकर जम्मू कश्मीर को अलग एक स्वतंत्र देश बनाए। जब ऐसा बात चल ही रहा था, इसी बीच एक कबायली समूह धीरे धीरे क्या हुआ कि श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगा। श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगा तो उस समय हरि सिंह के जो सेनापति थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि कबायली समूह जो है वो धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ आक्रमण करते हुए पहुंच चुकी है। अगर जल्द हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा कि जल्द ही क्या होगा कि वो जम्मू कश्मीर पर शासन कर लेगा और हम हटा भी नहीं पाएंगे उसको। तब पर भी राजा जी श्योर नहीं हो पा रहे थे। और उस समय उनका जो राजा जी का प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उसमें मेहर चंद्र महाजन थे, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी हुए। तो मेहर चंद्र महाजन दिल्ली आए और दिल्ली में आकर सैन्य सपोर्ट की मांग की, लेकिन माउंटबेटन का कहना था कि जब तक कश्मीर भारत का भाग नहीं बन जाता है तब तक हम सैन्य मदद कैसे कर सकते हैं, और सैन्य मदद अभी करने का यही होगा कि हम नए नए राष्ट्र बने हैं और हम क्या कर रहे हैं, युद्ध पर उतारू हो गए हैं। तो जब तक भारत में नहीं मिल जाता है तब तक उस पर हम क्या करेंगे कि तब तक हम सैन्य मदद नहीं दे सकते हैं। तो सैन्य मदद नहीं दे पाएंगे। तो इतना जब बात होने के बाद क्या हुआ कि मेहर चंद्र महाजन फिर राजा जी के पास लौटे और बीपी मेनन के साथ यही बीच में चलते रहा। और उस बीच में क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि लगभग 24 अक्टूबर 1947 का बात था। उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे कबायली समूह बारामूला एक जगह है, आप देखेंगे कि ये जो श्रीनगर है उसी के कुछ दूर हटकर बारामूला एक जगह है, इसके पास बारामूला पहुंचते पहुंचते ये जो कबायली समूह थे इतना उतारू हो गए हिंसा पर। बारामूला में इतना ज़्यादा रेप बलात्कार, इतना हत्याएं की, नरसंहार पूरा हुआ कि बारामूला के जनता अभी भी क्या कहता है कि उस त्रासदी को याद करके अभी भी भयभीत हो उठता है। इतना ज़्यादा त्रासदी हुआ था। और अपने बच्चियों को, अपने औरतों को बलात्कार से बचाने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया कि उसे जहर देकर कहते थे कि जब भी अपने इज्जत पर पड़े तो आप जहर खा के मर जाना। इतना कहने के बाद ही और बहुत सारा नरसंहार हुआ। और वहाँ के अब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग ही बचा हुआ था। इसका रिपोर्ट तो मिलता ही था हरि सिंह को। हरि सिंह को लगा कि अब जो है कश्मीर बचने वाला नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सेना थी वो धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी। तो इसी बीच क्या हुआ कि राजेंद्र सिंह के द्वारा जो बारामूला से आगा श्रीनगर तरफ आने के लिए एक ही रास्ता था, वो पुल जो होकर आता था, नदी बीच में पड़ती थी, उसके ऊपर पुल था। तो पुल जब तक नहीं हटाया, पुल अगर हटा दिया जाता तो रोका जा सकता था। तो राजेंद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया कि सबसे पहले उस पुल को ही तोड़ दिया गया। इसी बीच लगभग 2 दिन का समय मिल गया जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। इसी बीच क्या हुआ कि विलय पत्र पर जब देखा कि बात बनने वाला नहीं है तो राजा जी के द्वारा क्या हुआ कि विलय पत्र पर, जो सबके लिए लगभग एक ही टाइप की बनी होती थी, सिर्फ उस पर अपना नाम लिखना था, रियासत का नाम लिखना होता था और नीचे सिग्नेचर करना होता था, लगभग सभी का बराबर होता था। तो जिस समय ये वैसा हो रहा था, लगभग 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। और 27 अक्टूबर को जब पता चल गया, माउंटबेटन भी उस पर सिग्नेचर कर दिए, जब पता चल गया कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया है, तब 27 अक्टूबर को सुबह को क्या करना था कि भारतीय सेना को भेजना था। और भारतीय सेना 27 अक्टूबर के सुबह गया भी। और उस रात जो एक कथन है, लोकप्रिय कथन है कि राजाओं ने क्या
ये अपने बॉडीगार्ड से कह के सोया था कि पिस्तौल उनके हाथ में दे दिया था कि अगर सुबह तक भारतीय सेना हमें बचाने के लिए नहीं आएगा तो हमें उठने मत देना, हमें गोली मार देना। इतना कहने के बाद राजा जी सो जाते हैं। सुबह सुबह भारतीय सेना आती है और कार्रवाई शुरू होती है। लगभग 1.5 साल युद्ध चला। इसी के बीच हैदराबाद का भी मामला आया, 1948 में सुलझा लिया गया। 1.5 साल तक लगभग युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद ये मामला यूएन में गया, यूनाइटेड नेशन में गया। युद्ध चल ही रहा था तो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट था उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि उसमें वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और दोनों सबसे पहले पाकिस्तान अपना सेना हटावे वहाँ से, और पाकिस्तान सेना हटाएगा, उसके बाद भारत सेना हटाएगी। उसके बाद हटने के बाद वहाँ शांति व्यवस्था का रिपोर्ट जब वहाँ से जाएगा तो क्या होगा कि शांति व्यवस्था का जैसे ही रिपोर्ट जाएगा तो क्या हुआ कि वहाँ जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जनमत संग्रह कराए जाने के बाद जनता जिस देश में शामिल होना चाहती है उस देश में शामिल हो सकती है। लेकिन अभी तक ना पाकिस्तान सेना हटी है वहाँ से, ना अपना भारत अपना सेना हटाया है, ना ही जनमत संग्रह हुआ है। और इसी बीच आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 की धारा भी हटा ली गई है। 370 क्या थी, ये हम राज्य पुनर्गठन पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा झलक दिख लेंगे कि 370 क्या थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पुंज के पास उरी का जो हमला आप देख रहे हैं, ये लगभग ये वाला भाग, इसको कहा जाता है, अपना तरफ से कहा जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और हम लोग उसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं, वो सभी उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। और ये जो लाइन है इसी लाइन को कहा जाता है LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी ये जो होता है यूएन के द्वारा क्या कहा जाता है कि पहले सीज फायर की जाती है, सीज फायर हो गया तो जहाँ पर सेना थी यथावस्थ उसी स्थान पर बनी रहती है, और सीज फायर यानी शांति का बर्ताव करने की बात हो जाती है और वहीं पर सेना रुक जाती है, उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में ये है, ये वाला भाग जो है अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है। तो ये था राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, और यहाँ तक आई। उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर इतना भला भाग जो है वो भारत में शामिल हो गया है। अब 62 के युद्ध में अब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये वाला भाग भी चीन के द्वारा अपने हक में ले लिया है। इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है इसको। तो ये थी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर आपको सही से इसकी जानकारी चाहिए, आप ज़्यादा रुचि रखते हैं इसमें, तो ABP न्यूज़ का एक सीरियल आता है प्रधानमंत्री, वो देखें आप, और इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का। तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वह सबसे पहले 1948 में बनाया गया, और इसकी सदस्यता जो थी यानी अध्यक्षता जो थी वो SK धर के अध्यक्षता में की गई थी। इससे पहले क्या बात बनी थी उसके बारे में बातचीत करते हैं कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस ने भी ये माना था कि भारत को क्या किया जाना चाहिए कि भाषाई के आधार पर उसका राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास सही से हो सके, और स्थानीय भाषाओं में भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि अपना प्रतिवेदन, अपना कोई भी काम करा सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में भी। तो इसी के तहत क्या हुआ कि SK धर की अध्यक्षता में 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए भाषा के आधार पर होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई, और इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था 1948 में, इनका मानना था कि भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। भाषाई और संस्कृति आधार उतना ज़रूरी नहीं है। इसी को जब ये बात आई तो खास करके मद्रास और बम्बई जो उस समय बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, वो स्टेट खासा नाराज़ हुआ था। उसके बाद 1948 में ही एक और संगठन जिसको कहा जाता है JVP, यानी
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों की नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और इस समिति के द्वारा भी कहा गया कि तत्कालिक रूप से क्या होना चाहिए कि भारत को भाषाई आधार पर बांटा जाना उचित नहीं है। इस समय आपको पता होगा कि इस समय भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ। जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान जिस समय बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारत के जितना भी स्टेट था उसको 4 भागों में बांटा गया था। क, ख, ग और घ यानी ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी में बांटा गया था। क, ख, ग और घ। इसकी भाग की बात किया जाए तो क जो था वो भाग 6 से संबंधित रखता था, ख भाग 7 से, जो वर्तमान अब संविधान का 22 भाग की बात कर रहे हैं तो भाग क जो है वो भाग 6 के बारे में बातचीत करता था, यानी भाग 6 के अधीन जितना भी राज्य थे वो भाग क के अंतर्गत था। भाग ख के अंतर्गत था कि जो संविधान के भाग 7 में जितना भी स्टेट दिया हुआ था, और ग के अंतर्गत भाग 8 और घ के अंतर्गत भाग 9 के बारे में बातचीत किया गया था। इसमें था कि गवर्नर जनरल का शासन होगा, इसमें था कि ये जो बड़ी रियासतें थी उसके बारे में बातचीत, ये छोटी रियासतें जो प्रायः यूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, यानी संघ राज्य की तरह इस्तेमाल अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, वो उसको इसमें शामिल किया गया था। और इसमें सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जैसे हो गया कि बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, इस प्रकार के बंगाल हो गया, इस प्रकार के प्रांत इसमें शामिल किए गए थे। और इसमें जो था बड़ा बड़ा रियासत जैसे हो गया हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, बॉम्बे हो गया, बॉम्बे तो इसी में शामिल किया गया था। और बॉम्बे के बाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े रियासत जैसे भोपाल हो गया, तो ये सभी भाग ख के सदस्य थे। भाग ग की बात किया जाए तो भाग ग में जैसे हो गया दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, अजमेर हो गया। तो ये सभी जो उस समय लगभग यूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था उसको भाग ग का सदस्य बनाया गया। और इसमें एक ही था जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाग घ का था। और ये भाग भी आप जानते हैं कि भाग 9 के बारे में बातचीत कर रहा था। तो ये 4 प्रकार का विभाजन उस समय किया गया। तो इसी विभाजन को देखते हुए खास करके मद्रास, आप इसमें मद्रास भी लिख लीजिए, मद्रास और बम्बई में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जोर पकड़ रहा था। और इसी जोर में क्या हुआ कि मद्रास में आंध्र प्रदेश के नाम यानी तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग के लिए एक गांधीवादी नेता जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, इनका मृत्यु 56 दिन के आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल के बाद हो गया। और जैसे ही भूख हड़ताल के बाद उनका मृत्यु हुआ तो वैसे ही मद्रास में बहुत मात्रा पर दंगा शुरू हो गई, बहुत सारे व्यक्ति मारे जाने लगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ कि एक मद्रास से क्या हुआ कि एक नए राज्य का गठन किया गया। कब? 1952 में उनकी मृत्यु हुई पोट्टी श्रीरामुलु की। और 1953 में ही क्या हुआ कि एक नए राज्य यानी आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया और वो भाषा था तेलुगु। तो तेलुगु भाषा का एक अलग ही राज्य बनाया गया जिसको आंध्र प्रदेश कहा गया। और आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम स्टेट था। और इसी के साथ एक समिति भी बनाई गई जिसको कहा गया उन्नीस में एक समिति बनाई गई थी जो न्यायमूर्ति आप कह सकते हैं कि 3 व्यक्ति के द्वारा वो बनाया गया था। 3 व्यक्ति में था हृदयनाथ कुंजरू हो गया, के.एम. पनिक्कर हो गया और अध्यक्ष का नाम ही भूल रहे हैं हम, अध्यक्ष
फजल अली। तो न्यायमूर्ति फजल अली HN कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्निक्कर, ये तीनों यानी फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया। और इसकी अध्यक्षता में क्या क्या होता है, ये क्या रिपोर्ट पेश करता है, इसको साफ करने के बाद हम देखते हैं। तो फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का रिपोर्ट ये दिया था सितंबर 1955 में दिया था। ये रिपोर्ट में कहा गया इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन स्वीकारा। एक प्रांत एक भाषा की बात नहीं की, एक प्रांत एक भाषा, यानी एक प्रांत की एक ही भाषा होगा ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए एक भाषा के आधार पर एक प्रांत का गठन नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के आधार पर क्या हो, अगर ऐसा गठन करते हैं तो बहुत सारा राज्यों का डिमांड भी बढ़ेगा और बहुत सारा राज्य बन जाएगा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और कहा कि भाषा के साथ साथ प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण भी देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण भी देखा जाना चाहिए। सिर्फ भाषाई के आधार पर गठन करना ज़्यादा उचित नहीं है। भाषाई आधार पर गठन किया जाए लेकिन साथ में प्रशासनिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण भी देखा जाना ज़्यादा उचित होगा। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 16 राज्य और इन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की। इनका अधिकतर मांग सरकार के द्वारा पूरा भी किया गया। इनका मांग ये भी था कि जहां 30% से अधिकतर क्या हो कि दूसरे वर्ग के नागरिक हो, यानी दूसरे भाषा के आधार पर दूसरे भाषा वर्ग के व्यक्ति हो, तो उसको भी क्या किया जाना चाहिए कि उस राज्य में उस भाषा वर्ग का भी ध्यान देना ज़्यादा उचित होगा। यानी उस राज्य को द्विभाषी राज्य घोषित किया जाना चाहिए। सरकार इसको माना भी। और सरकार के द्वारा क्या हुआ कि 1956 में एक संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 7 और भाग 9 दोनों को हटा दिया गया। भाग 7 और भाग 9 दोनों को हटा दिया गया था। बाद में भाग 9 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में आ गया, जिसमें पंचायतें भाग रखी गई। लेकिन भाग 7 अभी भी संविधान से गायब था, जिसमें एक ही अनुच्छेद था 238। तो भाग 7 का जो राज्य था उसको गायब कर दिया, यानी बड़ी रियासतें गायब हो गई। और भाग 9 में जो था उसको भी गायब कर दिया गया और 2 ही खंड बनाया गया। 2 खंड, यानी एक राज्य का खंड और एक केंद्र शासित प्रदेश का खंड। और इसको राज्य को भाग 6 के अंतर्गत और केंद्र शासित को भाग 8 के अंतर्गत रखा गया। और इसी के तहत क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उस समय गठन किया गया। राज्य सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसी गठन के साथ क्या हुआ कि उस समय तो लगभग तमाम मांगे तो लगभग पूरी हो गई। और इसी के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही एक की मांग पूरी की गई कि भाषाओं के आधार पर, जैसे ही क्या हुआ कि मद्रास से टूटकर आंध्र प्रदेश बना, वैसे ही क्या हुआ कि बम्बई राज्य में भी मांग उठने लगी। और बम्बई में गुजराती और मराठी भाषाओं को लेकर मांग उठी। और गुजराती और मराठी भाषाओं का नाम मांग 1960 ईस्वी में उठा। उसके बाद क्या हुआ कि उसको भी 2 भागों में बांटा गया।
एक महाराष्ट्र राज्य, दूसरा गुजरात राज्य। तो महाराष्ट्र और गुजरात बनने वाला, यानी आप कह सकते हैं कि 1960 में क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद इसी तरह एक बड़ा आया 1966 में आया मामला। 1966 में जो था कि पंजाब, जो पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पटियाला एवं ईस्टर्न यानी पूर्वी पंजाब जो कहलाता था, तो उसका भी विभाजन हुआ और 2 राज्य बने। उसमें 2 राज्य यानी 1966 में भी 2 राज्य बने। और 66 में 2 राज्य कौन कौन बने? पंजाब, हरियाणा, यानी पंजाब जो पंजाबी भाषा के लिए हरियाणी, तो हरियाणवी एक अलग भाषा ही है, लेकिन हिंदी के समीप होने के कारण हरियाणवी को अलग भाषा माना गया और एक यूटी का निर्माण किया गया था, जिसको एचपी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश, जिसको बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया। और एक और चंडीगढ़ यूटी का निर्माण इसके साथ किया गया था। उसके बाद 1987 में भी बहुत मात्रा में राज्यों का गठन किया गया। जैसे गोवा को भारत में शामिल किया गया, असम से कुछ राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्य का भी निर्माण हो पाया 1987 में। उसके बाद 2000 ईस्वी में भी क्या हुआ कि 3 राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए और बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य 2000 में बनाए गए। और ये तीनों राज्य विकास के नाम पर बना था। विकास के नाम पर, यानी ये उत्तराखंड जो था, यहाँ विकास कम हो रहा था, लेकिन वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विकास हो रहा था। छत्तीसगढ़ जो संसाधन संपन्न राज्य है, उसका विकास नहीं हो रहा था और मध्य प्रदेश के बाकी भागों का विकास हो रहा था। झारखंड का विकास नहीं हो रहा था, जो संसाधन संपन्न प्रदेश है, और बिहार के ऊपरी भाग का विकास हो रहा था। तो विकास के आधार पर इन्होंने कहा कि ये अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। तो आप देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर, अलग सांस्कृतिक पहचान के आधार पर, जैसे पंजाब ने सिख संप्रदाय और खास करके पंजाबी भाषाओं के आधार पर विभाजन मांगा। नागालैंड का विभाजन भी 1963 में किया गया था, वो अलग जनजातीय समूह के द्वारा के मांग पर किया गया था 1963 में नागालैंड। तो आप देख रहे हैं मतलब कि वर्ग समूह, भाषा और विकास, ये 3 मामला जो है भारत के भाषाई आधार पर विभाजन के रूप में देखा जा रहा है। और आपसे प्रश्न रह सकता है कि ये कितना हद तक सही है भाषाओं के आधार पर विभाजन। तो आप भाषाओं के आधार पर विभाजन में लिखिएगा कि भाषाओं के आधार पर विभाजन करने के बाद राज्यों के लगभग मांग पूरी होने के बाद अलगाववाद की भावना उसमें प्रायः उत्पन्न नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना ही तक ही नहीं, अभी भी बहुत सारे राज्यों का क्या चल रहा है, मांग चल रहा है भाषा के आधार पर अलग करने का। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हरित प्रांत के रूप में एक अलग राज्य बनाया जाए। गुजरात में सौराष्ट्र का मांग अलग चल रहा है। बिहार में भी भोजपुर और मिथिलांचल क्षेत्र की मांग चल रही है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग प्रायः विवाद बन के उभरता है। तो अभी भी भाषा, नस्ल, विकास इत्यादि के नाम पर अभी भी मांग उठती रहती है। ये कितना हद तक सही है, क्योंकि इससे अलगाव, अगर इसको दे दिया जाए तो अलगाववाद की भावना थोड़ा कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ये आपके नज़र में कैसा लग सकता है? आप इस तरह के उत्तर देने के बाद, इस तरह जानकारी लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उत्तर तक आसानी से पहुंच पाइएगा। और प्रायः क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान है, ये मैथ के तरह एग्जैक्ट उत्तर के तरफ आप नहीं जा पाइएगा, कुछ लगभग में आप पहुंच सकते हैं। तो आप इतना उदाहरण लेकर आप लगभग में पहुंच सकते हैं। और आशा है आप देख सकते हैं कि बाद में 2014 में क्या हुआ था कि 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर
और लद्दाख जैसे यूटी बनाए गए, और अभी जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत का। तो इस तक पहुंचने में बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा, बहुत सारे भाषाई समूह का योगदान रहा इस भारत को बनाने में, और ये भारत में अनेकताओं की दृष्टि को दर्शाता है। तो आशा है कि आप ये लेक्चर जो है हम कोशिश किए कि ज़्यादा विस्तार में ना ले जाकर, ना ही ज़्यादा शॉर्ट में ले जाकर आपको सही से समझाने में हम पूरी कोशिश किए हैं। आशा है कि आप समझे होंगे, और इसके तहत क्या होगा कि आपको तो लगभग पीटी का लगभग प्रश्न तो हल हो जाएगा, और साथ में आप मेंस भी लिख पाइएगा, और आप बता पाइएगा कि भारत में राज्य का विभाजन भाषाई आधार पर, वर्ग समूह के आधार पर और विकास के आधार पर किया गया है। आप ये उदाहरण आपके लिए काफ़ी होगा, भाषा के आधार पर ये उदाहरण काफ़ी होगा। वर्ग समूह में नागालैंड हो गया, गोरखालैंड का जैसे मांग हो रहा है। उससे पहले तो धार्मिक समूह के आधार पर पहले से ही विभाजन हो ही चुका था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर विभाजन नहीं चाहता था सरकार, लेकिन आखिर में एक नेताओं की कोशिश करने के बाद, बहुत सारे भाषाओं वर्ग की कोशिश करने के बाद ऐसा किया गया। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न तो प्रायः होती रहती है, तब पर भी अलगाववाद की मात्रा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, और यही जो है ये हमारी भारत की अनेकताओं को दर्शाता है। ये हमारा अनेकताओं की भारत है, और प्रायः जिस समय भारत आज़ाद हुए थे उस समय दूसरे देश के द्वारा बोला जाता था कि इतना अनेकताओं के बीच भारत सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, इतना दिन तक ये एक साथ रह नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी क्या है, आज़ादी के इतने समय के बाद भी लगभग हम साथ साथ रह रहे हैं, और साथ साथ रह ही नहीं रहे हैं, साथ साथ हम विकास भी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जितना भी चीज़ हुआ है वो ठीक था, थोड़ा और अच्छा होता तो उसके बारे में आप जम्मू कश्मीर के बारे में, घटनाओं के बारे में, बहुत सारे घटनाओं के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, जिसको हम शुरू में ही बता दिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।